पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर है जिसमें कोर लॉस है 52 वॉट का एट 40 हर्ट्ज, 90 वॉट है 60 हर्ट्ज, सेम पीक फ्लक्स डेंसिटी पे। अब ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या V/F का रेशियो कांस्टेंट है या नहीं है। क्या V/F का रेशियो कांस्टेंट है? तो बिल्कुल यहाँ पे दे दिया गया है V/F का रेशियो कांस्टेंट, क्योंकि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है V/F, और फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे B भी बोल सकते हो आप। फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F। तो अगर V/F कांस्टेंट है तो फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है, या फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है तो V/F कांस्टेंट है। तो इस केस में अगर V/F का रेशियो कांस्टेंट होता है तो जो आयरन लॉस है वो कितना होता है? आयरन लॉस होता है A इंटू फ्रिक्वेंसी प्लस B इंटू फ्रिक्वेंसी स्क्वायर। तो आयरन लॉस हमें कितना दे दिया गया है? 52 वॉट इज इक्वल टू A कितने फ्रिक्वेंसी पे? 40 हर्ट्ज पे, प्लस B कितनी फ्रीक्वेंसी पे? 40 का स्क्वायर। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपको क्या कर देना है? 90 वॉट का आयरन लॉस दिया गया है, तो 90 कितनी फ्रीक्वेंसी पे? 60 हर्ट्ज। तो B इंटू 60 A इंटू 60 होगा, A इंटू 60 प्लस B इंटू 60 का स्क्वायर। टेक इट इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो आपको A की वैल्यू मिलेगी 0.9, B की वैल्यू मिलेगी 0.1। आपसे पूछा क्या जा रहा है? एडी करंट लॉस पूछा जा रहा है 50 हर्ट्ज पे। तो हम जानते हैं कि एडी करंट लॉस 50 हर्ट्ज पे होता है आपका B इंटू फ्रिक्वेंसी स्क्वायर। हम जानते हैं ना कि जो आयरन लॉस है वो हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस का सम होता है। तो ये तो है आपका हिस्टेरिसिस लॉस, और ये है आपका एडी करंट लॉस। ये है हिस्टेरिसिस लॉस, ये है एडी करंट लॉस। तो हमसे सिर्फ एडी करंट लॉस पूछा जा रहा है, तो हम ये वाली वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो D इंटू एफ स्क्वायर। तो B की वैल्यू हमें दी गई है 0.1। कितने फ्रीक्वेंसी पे हमें पूछा जा रहा है एडी करंट? 50 हर्ट्ज पे। तो 50 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 25 वॉट। तो आंसर हो जाएगा आपका 25 वॉट। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला जा रहा है? अंडर नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन के दौरान अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया जाता है बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए मैंने क्या बोला था? फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F का रेशियो। ये है आपकी फ्लक्स। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F का रेशियो। तो अगर क्या बोला जा रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम कम कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इज डिक्रीज्ड बाय मेंटेनिंग द कांस्टेंट फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, तो वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा? वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा C। द इंड्यूस्ड वोल्टेज एक्सपीरियंसेस अ लीनियर डिक्रीज, लीनियर डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। फाई इज इक्वल टू V/F के रेशियो से ये सही होगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है? द नो लोड प्राइमरी इनपुट करंट लैक्स द प्राइमरी वोल्टेज बाई एन एंगल। देखिए नो लोड प्राइमरी इनपुट करंट क्या होता है? I0। अब प्राइमरी वोल्टेज क्या होता है? V1। तो I0 और V1 के बीच में कितना एंगल बनता है वो बोला जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, जो फेजर एंगल, जो फेजर है वो कैसे बनता है? कुछ ऐसे ही बनता है फेजर, आपने पढ़ा है। ये हो गया फ्लक्स। फ्लक्स हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ से 90 डिग्री लीड करती है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया E1, इसे मान लीजिए E2। E1 और E2 दोनों हमेशा फेज में होते हैं। जो फ्लक्स है वो 90 डिग्री लीड कर रही है। E2 और E1 के जस्ट अपोजिट होता है V1। मैग्नेटाइजिंग करंट हमेशा फ्लक्स के फेज में होता है।
वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट हमेशा वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज V1 के फेज में होता है। दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, दोनों का रिजल्टेंट है हमारा I0। तो हमसे यही तो पूछा जा रहा है, फाई नॉट ही तो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द एंगल बिटवीन नो लोड प्राइमरी करंट I0 एंड द प्राइमरी वोल्टेज V1। जो नो लोड प्राइमरी करंट है वो प्राइमरी वोल्टेज V1 से कितने एंगल से लैग करेगी, तो फाई नॉट एंगल से लैग करेगी। तो फाई नॉट कितना है, 90 से कम ही तो है। ध्यान से देखिए, 90 से कम है ना, यस और नो, 90 से कम है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, ये सारे क्वेश्चन एसएससी जेई 2024 के हैं, 2024 के हैं, एसएससी जेई 2024 के। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेफरेंस टू सेटअप द सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, सॉरी, रेफरेंस टू स्टेप अप सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के केस में, स्टेप अप सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के केस में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होता है, जो N2 है वो बड़ा होता है N1 से, जो N2 है वो बड़ा होता है N1 से। अब हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसको बोलते हैं K। ये होता है N2/N1। अब वहीं अगर टर्न्स रेशियो की बात किया जाए, अगर वहीं टर्न्स रेशियो की बात की जाए तो ये हो जाता है N1/N2। तो आंसर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बड़ा होगा टर्न्स रेशियो A से, मतलब K इज ग्रेटर देन A। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है N2/N1, N2 बड़ा है ना N1 से, तो N2 बड़ा है तो टर्न्स रेशियो छोटा हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बड़ा हो गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ग्रेटर देन टर्न्स रेशियो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करिए, द रिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम डैश ऑफ अ डैश ट्रांसफॉर्मर फॉर्म्स अ लूप। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए, सॉल्व करिए एक बार। देखिए इसका आंसर होगा प्राइमरीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर फॉर्म्स अ लूप। रिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में क्या होता है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनकी जो प्राइमरी है वो एक लूप का फॉर्मेशन करती हैं, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट के रेस्पेक्ट में आपको ये बताना है कि लीकेज कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन कितना होता है लगभग। तो लीकेज कोएफिशिएंट होता है 1.15 से 1.25 के बीच में, 1.15 से 1.25 के बीच में। लीकेज कोएफिशिएंट को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। लैम्डा लीकेज कोएफिशिएंट को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और लैम्डा कितना होता है आपका, फाई ए अपॉन फाई जी। फाई ए होता है टोटल फ्लक्स, फाई ए होता है टोटल फ्लक्स, फाई जी होता है यूजफुल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा यूजफुल फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स। फाई ए कितना होगा, फाई ए होगा यूजफुल फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
φA/φg। अगले क्वेश्चन पे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेप डाउन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। तो इनपुट वोल्ट एम्पियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? वोल्ट एम्पियर का मतलब होता है पावर। वोल्ट एम्पियर का मतलब होता है पावर। अब ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट पावर डिवाइस, दोनों साइड कांस्टेंट होता है, तो इनपुट वोल्ट एम्पियर जो है वो आउटपुट वोल्ट एम्पियर के बराबर होता है। ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट पावर डिवाइस। आगे देखते हैं, व्हाट आर बुशिंग्स इन अ ट्रांसफॉर्मर यूज्ड फॉर। ट्रांसफॉर्मर में जो बुशिंग्स होती हैं वो किस लिए यूज़ की जाती हैं? देखिए, ये ट्रांसफॉर्मर है, मान लेते हैं 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है ये एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है। यहाँ से तीनों वाइंडिंग के 3 टर्मिनल्स निकल रहे हैं, 1 2 3, ठीक। तो इन्हें बुशिंग की मदद से निकाला जाता है बाहर। यहाँ पे बुशिंग लगा दी जाती है, यहाँ पे बुशिंग लगा दी जाती है। यह है ट्रांसफॉर्मर टैंक, ठीक। तो जो तीनों टर्मिनल्स निकल रहे हैं वो बुशिंग के थ्रू, बुशिंग क्या होता है? एक तरह का इंसुलेशन होता है। तो बुशिंग के थ्रू अगर निकालेंगे तो वो ट्रांसफॉर्मर टैंक से कनेक्ट नहीं होंगे तीनों वायर्स ABC। लेकिन अगर हमने बुशिंग नहीं लगाई, डायरेक्टली निकाल दिया इन तीनों वायर्स को, तो क्या होगा? ये तीनों वायर्स ट्रांसफॉर्मर के टैंक से कनेक्ट हो जाएंगे और पूरे आउटर बॉडी में ट्रांसफॉर्मर के करंट फ्लो होने लग जाएगा, बजाय कि वो ट्रांसमिशन लाइन में जाए। इसीलिए दे आर यूज टू इंसुलेट द ट्रांसफॉर्मर लीड एज दे केम आउट थ्रू द टैंक, ठीक। ट्रांसफॉर्मर लीड को इंसुलेट करते हैं जैसे ही वो ट्रांसफॉर्मर टैंक से बाहर आते हैं। तो ये भी आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन वेरीज फ्रॉम 0.35 to 0.5 mm। तो बिल्कुल सही है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन इतना ही तो होता है, 0.35 mm से 0.5 mm। अगला, द मटेरियल यूज्ड फॉर ब्रीदर इज ब्लू इन कलर व्हेन इट इज डैम्ड एंड वाइटिश पिंक व्हेन ड्राई। तो क्या ये सही है? मॉइस्ट सिलिका जेल का जो कलर है वो पिंक होता है, हमेशा याद रखिएगा। मॉइस्ट सिलिका जेल का जो कलर है वो पिंक होता है और फ्रेश सिलिका जेल ब्लू कलर का होता है। फ्रेश सिलिका जेल मैं लिखवा देता हूँ, फ्रेश सिलिका जेल ब्लू कलर का होता है और मॉइस्ट सिलिका जेल ये होता है पिंक कलर का। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना, फ्रेश सिलिका जेल यहाँ पे पिंक कलर का दिया गया है, वाइटिश पिंक व्हेन ड्राई, यानी ड्राई सिलिका जेल पिंक कलर का बोला जा रहा है, जो कि गलत है। फॉर अ कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज द आउटपुट वोल्टेज कैन बी वेरिड ओवर अ स्मॉल रेंज बाय प्रोवाइडिंग फ्यू टैपिंग्स। ये टैपिंग ट्रांसफॉर्मर है, टैप चेंजर एक तरह से बोल सकते हो। टैप चेंजर का कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं टैप चेंजर करवा दूंगा अलग से। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 1 and 3 आर द राइट आंसर्स, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या बोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू फुल लोड टेस्टिंग ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। फुल लोड टेस्टिंग के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? दिस टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो क्या फुल लोड टेस्ट आपका वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है? नहीं, गलत है, ठीक।
एक सेकेंड, यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है ना। यहाँ पे हमसे बात की जा रही है सम्पनर टेस्ट की, फुल लोड टेस्ट ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। यहाँ से हमें सम्पनर टेस्ट की बात की जा रही है। तो सम्पनर टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मर टू डिटरमाइन, क्या पता करने के लिए यूज़ किया जाता है सम्पनर टेस्ट, वोल्टेज रेगुलेशन, टेम्परेचर राइज, और क्या पता करने के लिए यूज़ किया जाता है, एफिशिएंसी। तो इन दिस टेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी डिटरमाइंड, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमसे नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, गलत स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। दिस टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन द टेम्परेचर राइज एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये भी बिल्कुल सही है। अब आपका जो सही आंसर होगा, मतलब गलत आंसर होगा, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है ना, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, वो बी या डी में से कोई एक होगा। तो सम्पनर टेस्ट में क्या होता है कि दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं इन विच प्राइमरी वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल वेयर एज सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन फेज ऑपोजिशन। जो प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं दोनों ट्रांसफॉर्मर के, सम्पनर टेस्ट में दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, दो एक जैसे ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं। तो दोनों ट्रांसफॉर्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है सीरीज ऑपोजिशन में। मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेजेस है दोनों ट्रांसफॉर्मर का वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इन सम्पनर टेस्ट द टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर आर टेकन इन विच प्राइमरी वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल वेयर एज द सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज बट इन फेज ऑपोजिशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज नॉट द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज नॉट द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कूलिंग इज एम्प्लॉयड इन स्मॉल एंड मीडियम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें ऑयल फिल्ड सेल्फ कूल्ड टाइप का ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मर कूलिंग के मेथड्स देख लीजिए। ट्रांसफॉर्मर कूलिंग के मेथड, ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर के लिए फॉर ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर दो तरह के कूलिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं। एक तो होता है एयर नेचुरल कूलिंग, एयर ब्लास्ट कूलिंग। तो जो एयर नेचुरल कूलिंग होता है वो अप टू 5 kVA तक यूज़ किया जाता है और जो एयर ब्लास्ट कूलिंग है वो अप टू 25 kVA तक यूज़ किया जाता है। ठीक, ये ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है। अब अगर ऑयल इमर्ज्ड ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ऑयल इमर्ज्ड ट्रांसफॉर्मर में दो तरह के कूलिंग की बात होती है। सबसे पहला तो होता है ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। ONAN का मतलब क्या होता है, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। ये अप टू 10 MVA तक यूज़ किया जाता है। ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड ये यूज़ किया जाता है अप टू 30 MVA, ये अप टू 30 MVA यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कूलिंग इज एम्प्लॉयड इन स्मॉल एंड मीडियम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो ऑयल फील्ड सेल्फ कूल्ड होता है, ये इतना याद रख लीजिएगा। ठीक चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द फेजिंग आउट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफॉर्मर। तो हमेशा याद रखिएगा ये टेस्ट हमेशा 3 फेज ट्रांसफॉर्मर पे परफॉर्म किया जाता है, ये पता करने के लिए कि क्या प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेम फेज में है या नहीं है। इसे बोला जाता है फेजिंग आउट टेस्ट। ये क्या बोला जाता है, फेजिंग आउट टेस्ट। मतलब दोनों ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग्स आपस में सेम फेज में है या नहीं है। तो देखिए This test is carried out by a 3-phase transformer to identify primary and secondary
वाइंडिंग इन द सेम फेज। तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। इसमें क्या होता है, फेजिंग आउट टेस्ट में क्या होता है देखते हैं। मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ फेजिंग आउट टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप वहाँ से नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में कि इसमें 3 फेजेस ट्रांसफॉर्मर के, मतलब ऑल द फेजेस ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर आर शॉर्ट सर्किटेड एक्सेप्ट अ प्राइमरी। ठीक, सारे फेजेस को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं एक्सेप्ट प्राइमरी। एक लो वोल्टेज डीसी सप्लाई दी जाती है ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग से, जो हमने शॉर्ट नहीं किया है। ठीक, एक गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट किया जाता है ऑन अदर साइड ऑफ द सेकेंडरी, और ये प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं। अगर आप बोलोगे तो फेजिंग आउट टेस्ट पे मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not correct with reference to delta star type distribution type application, distribution transformer application? Which of the following is not correct? यहाँ पे फिर से देखिए नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक, तो नॉट करेक्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन डेल्टा स्टार टाइप ट्रांसफॉर्मर नो डिस्टॉर्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि डेल्टा के फेज में ही सिर्फ थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लो होती है, वो लाइन में नहीं जा पाती, इसीलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है कि इन डेल्टा स्टार टाइप ट्रांसफॉर्मर लार्ज अनबैलेंस्ड लोड कैन बी हैंडल्ड विदाउट एनी डिफिकल्टी, तो ये भी बिल्कुल सही है। द मेन यूज ऑफ दिस कनेक्शन इज टू स्टेप अप द वोल्टेज, तो डेल्टा स्टार टाइप कनेक्शन का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि टू स्टेप अप द वोल्टेज, स्टेप अप द वोल्टेज। ठीक, और ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करता है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर, सॉरी डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर। ठीक, तो इसमें से कौन सा इन डेल्टा स्टार टाइप ट्रांसफॉर्मर फॉल्ट प्रोटेक्शन इज वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेज, ये भी बिल्कुल सही है। इन डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वोल्टेज इज इन फेज विथ प्राइमरी वोल्टेजेस, नहीं, 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, क्योंकि एक डेल्टा में है दूसरा स्टार में है। ठीक, देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 30 डिग्री, दोनों फेज में नहीं होते। अगर दोनों फेज में कब होते, या तो दोनों स्टार में हो या तो दोनों डेल्टा में हो, तब फेज शिफ्ट आता 0 डिग्री, मतलब सेम फेज में। ठीक, लेकिन एक यहाँ पे डेल्टा में है दूसरा स्टार में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिगार्ड टू ऑटो ट्रांसफॉर्मर? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कॉमनली नोन ऑटो ट्रांसफॉर्मर वैरिएक इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज एंड साइंस लैब। एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर आप लोगों ने अपने लैब में देखा होगा, इस तरह का रखा होता है, सर्कुलर शेप का ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक, तो ये लेबोरेटरीज में भी यूज किया जाता है। एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर शुड हैव स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो बहुत कम होता है व्हेन यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन, ये भी बिल्कुल सही है। एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू राइज द वोल्टेज इन एन एसी फीडर इज ऑल्सो नोन एज बूस्टर, ये भी बिल्कुल सही है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर बूस्टर की तरह काम करता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर बूस्टर ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करता है टू बूस्ट द वोल्टेज और इंक्रीज द वोल्टेज।
मतलब कोई भी ट्रांसमिशन लाइन की बात करिए, पॉइंट ए से हमने मान लीजिए 100 वोल्ट भेजा पॉइंट बी की तरफ, पॉइंट ए से हमने 100 वोल्ट भेजा पॉइंट बी की तरफ, तो क्या पॉइंट बी पे भी हमें 100 वोल्ट ही मिलेगा? नहीं, पॉइंट बी पे हमें कम वोल्टेज मिलेगा। मान लीजिए यहाँ तक आते आते जो वोल्टेज है वो 80 वोल्ट रह गया, यहाँ पे हमें मिल रहा है 70 वोल्ट, तो हमें तो यहाँ पे 100 वोल्ट के आसपास चाहिए, तो बीच में कहीं पे हम बूस्टर ट्रांसफार्मर लगा देते हैं जो वोल्टेज को और बूस्ट कर देता है। तो यहाँ पे 80 वोल्ट था तो 20 वोल्ट और बूस्ट कर दिया हमने, तो यहाँ पे 100 वोल्ट फिर से हो गया। अब यहाँ तक जाते जाते हमें क्या मिला? 90 वोल्ट। हमें मिलता कितना? 70 वोल्ट। तो 20 वोल्ट हमने बूस्ट किया ना विद द हेल्प ऑफ बूस्टर ट्रांसफार्मर। तो तीनों स्टेटमेंट्स इसके सही हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। क्या बोला जा रहा है कि एन ऑटो ट्रांसफार्मर शुड हैव स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन। इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो 1 के करीब होना चाहिए, इतना तो पता है, लेकिन स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब थोड़ा सा डाउट आ रहा है यहाँ पे। इसको बताइएगा किसी को, अगर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर किसी को पता हो तो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द प्राइमरी करंट ऑफ अ 20 kVA इतने हर्ट्ज स्टेप डाउन आइडियल ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे प्राइमरी करंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइमरी करंट इज इक्वल टू KVA रेटिंग अपॉन प्राइमरी वोल्टेज, यही तो फॉर्मूला बनता है। KVA हमारा कितना है? 20,000 अपॉन प्राइमरी वोल्टेज है 6600, तो हमें कितना मिलेगा? 3.03 100/33 3.03 एम्पियर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द ohmic loss during the open circuit test to consider negligible because, बताइए। the ohmic loss during the open circuit test to considered negligible because, जो ohmic loss है उसे ओपन सर्किट टेस्ट के दौरान हम नेग्लेजिबल क्यों मान लेते हैं? तो ओहमिक लॉस क्या होता है? ओहमिक लॉस होता है I²R। ओहमिक लॉस होता है I²R। और ओपन सर्किट टेस्ट के दौरान जो करंट है वो बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल, नो लोड करंट फ्लो होता है, और करंट कम तो ओहमिक लॉस बहुत कम, इसीलिए नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो देखते हैं। द ओहमिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड करंट विच इज हाई इन ओपन सर्किट टेस्ट। नहीं, द ओहमिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड करंट, ठीक है, विच इज लो इन द ओपन सर्किट टेस्ट, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी, ओपन सर्किट टेस्ट में सिर्फ नो लोड करंट फ्लो होगी ना, ओपन सर्किट टेस्ट में जो करंट है वो सिर्फ नो लोड करंट फ्लो होती है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 1180 to 1964 फॉर आउटडोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर द टैपिंग शैल बी प्रोवाइडेड ऑन हाई वोल्टेज साइड इन। जो टैपिंग है वो कितने स्टेप्स में प्रोवाइड की जानी चाहिए? जो टैपिंग है वो कितने स्टेप्स में प्रोवाइड की जानी चाहिए? टैपिंग 5 स्टेप में प्रोवाइड की जानी चाहिए। याद रखिएगा, 5 स्टेप में प्रोवाइड की जानी चाहिए। जैसे ये हमारी हाई वोल्टेज साइड की वाइंडिंग है, तो एक हमने टैपिंग यहाँ लगा दी, एक यहाँ से टैप कर लिए, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, टोटल 5 टैपिंग हो गई ना 5 स्टेप में। यहाँ पे हमें हाई वोल्टेज चाहिए तो इसको कनेक्ट कर दीजिए, अगर लो वोल्टेज चाहिए तो इसको कनेक्ट कर दीजिए। मैं टॉपिक वाइज भी वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप लोग बोलोगे
कि टैपिंग या टैब्ड ट्रांसफॉर्मर पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको बना दूंगा वीडियो एक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं। नो लोड वोल्टेज रेशियो दिया गया है 2000/200 वोल्ट। मैक्सिमम फ्लक्स इन अ कोर इज इतना। व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। तो देखिए यहाँ पे नो लोड रेशियो दिया गया है वोल्टेज का 2000/200, फ्रिक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज, मैक्सिमम फ्लक्स दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी पूछा जा रहा है, प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, V1 इज इक्वल टू 4.44 F5N1। तो V1 हमें दिया गया है 2000, 4.44 F, फ्रीक्वेंसी दी गई है 50, फ्रीक्वेंसी दी गई है 50, फ्लक्स है 0.05 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स है N1। तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से मिलेगा 180 टर्न्स। 180 टर्न्स इज द राइट आंसर। सारे 2024-2023 के पिछले 2-3 साल के ही क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी वाइंडिंग्स आर प्रेजेंट इन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो आप सभी जानते हो एक ही वाइंडिंग को सेकेंडरी की तरह भी यूज़ किया जाता है और प्राइमरी की तरह भी यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी ट्रांसफार्मर में द वेरिएशन ऑफ विच क्वांटिटी लीड्स टू इंड्यूस्ड एंड ईएमएफ। किस क्वांटिटी में वेरिएशन हमें ईएमएफ इंड्यूस करा के देता है। मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स हमारी ऐसी होनी चाहिए ना, should be time varying, टाइम के साथ वैरी होनी चाहिए, टाइम के साथ वैरी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ही हैं जो टफ हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लेमिनेशन। लेमिनेशन का पर्पस क्या होता है, एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो ऑल डे एफिशिएंसी को कॉमर्शियल एफिशिएंसी भी बोलते हैं। नहीं, पावर ट्रांसफार्मर के लिए जो एफिशिएंसी निकालते हैं ना, उसे कॉमर्शियल एफिशिएंसी बोलते हैं। तो इसे ऑल डे एफिशिएंसी को कॉमर्शियल एफिशिएंसी नहीं बोलते, इसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी कहते हैं। ऑल डे एफिशिएंसी को ना ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी कहा जाता है। ऑल डे एफिशिएंसी को ऑपरेशनल एफिशिएंसी बोला जाता है। ऑल डे एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लोड एंड अमाउंट ऑफ लोड। यस, ऑल डे एफिशिएंसी एनर्जी पे डिपेंड करता है। एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आवर। तो अमाउंट ऑफ लोड हो गया किलोवाट और ड्यूरेशन ऑफ लोड हो गया आवर, तो किलोवाट आवर, ये बिल्कुल सही है। ऑल डे एफिशिएंसी इज अचीव्ड व्हेन द आयरन लॉसेज आर लेस। तो यहाँ पे ऑल डे एफिशिएंसी प्राइमरी डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लोड एंड अमाउंट ऑफ लोड, ये सही है। और ऑल डे एफिशिएंसी इज अचीव्ड व्हेन द आयरन लॉसेज आर लेस, तो इसका ओनली सी होना चाहिए। ये स्टेटमेंट कुछ सही नहीं लग रहा है, ये स्टेटमेंट कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आयरन लॉस अगर ज़्यादा है तो ऑल डे एफिशिएंसी नहीं निकल सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, तो इसका जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। What is the reason for providing corrugated or radiators on the side of transformer tanks? तो ट्रांसफार्मर टैंक्स के साइड में जो रेडिएटर्स हैं
उसे क्यों लगाया जाता है बताइए? सफिशिएंट कूलिंग एरिया प्रोवाइड करने के लिए, सफिशिएंट कूलिंग एरिया प्रोवाइड करने के लिए। रेडिएटर्स क्या करते हैं? जो ऑयल है उसको फैला देते हैं। आपने देखा होगा कि ये ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर है, तो कुछ इस तरह के रेडिएटर्स लगे होते हैं। इस तरह के रेडिएटर्स लगे होते हैं। इसमें ऑयल फ्लो होता है, ऑयल को ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया मिलता है, ऑयल को ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया मिलता है, वो हीट को आसानी से डिसिपेट कर सकता है। तो ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड सफिशिएंट कूलिंग एरिया, इज द राइट आंसर। सही है। अगले क्वेश्चन पे चलें। ट्रांसफार्मर के दोनों साइड लगा होता है, आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली कभी भी जाके देख सकते हो। व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर? मैग्नेटाइजिंग करंट किसी भी ट्रांसफार्मर की क्या होती है? तो द करंट फ्लोइंग थ्रू द फेरोमैग्नेटिक कोर, नहीं, वो तो एडी करंट होती है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंसुलेशन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, नहीं, फ्लो होती भी होती तो उसको लीकेज बोलते हैं, लेकिन नहीं होती। द करंट ड्रॉन बाय सेकेंडरी वाइंडिंग व्हेन द लोड इज कनेक्टेड, नहीं, वो तो लोड करंट कहलाएगी। द करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी वाइंडिंग व्हेन द सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड, उसी को मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं। ऑप्शन डी। ठीक, यही जो फ्लक्स है, यही जो करंट है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है फ्लक्स को जनरेट करने के लिए। मैग्नेटाइजिंग करंट जो है, यही रिस्पॉन्सिबल होती है फ्लक्स को जनरेट करने के लिए, फ्लक्स को जनरेट करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट ऑन द नेम प्लेट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर के नेम प्लेट पे कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती? तो मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। फ्रेम का साइज प्रेजेंट नहीं होता, फ्रेम का साइज प्रेजेंट नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। मैन्युफैक्चरर नेम, किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, ये प्रेजेंट होता है। किस साल में बना है ट्रांसफॉर्मर, ये प्रेजेंट होता है। रेटेड फ्रीक्वेंसी, इंसुलेशन क्लास, केवीए रेटिंग और एमवीए रेटिंग, कनेक्शन डायग्राम, नंबर ऑफ फेजेस, वोल्टेज रेटिंग और सीरियल नंबर, इतनी चीज़ें नेम प्लेट पे प्रेजेंट होती हैं। इतनी चीज़ें नेम प्लेट पे प्रेजेंट होती हैं। तो फ्रेम साइज़ का कहीं नामो निशान नहीं होता, फ्रेम साइज़ का कहीं पे नामो निशान नहीं होता नेम प्लेट पे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंटरलीविंग द वाइंडिंग इन अ ट्रांसफॉर्मर? इंटरलीविंग का क्या पर्पस होता है बताइए? टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स। इंटरलीविंग होती क्या है वो देखते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर का कोर है, ये ट्रांसफॉर्मर का कोर है, ये प्राइमरी, आधी जो प्राइमरी है उसको दूसरे लिंब पे लगा दिया। आधी जो सेकेंडरी है उसको दूसरे लिंब पे लगा दिया। मान लेते हैं ये है LV, तो ये है LV, ये है HV, तो ये है HV। अब हम क्या जानते हैं कि एक वाइंडिंग से निकली फ्लक्स दूसरे वाइंडिंग से जाके लिंक कर जाए तो उसे लीकेज फ्लक्स नहीं बोला जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए लीकेज फ्लक्स निकलने की कोशिश कर रही है लो वोल्टेज वाइंडिंग से,
तो लो वोल्टेज वाइंडिंग से जो फ्लक्स निकल रही है वो वापस से किसको लिंक कर रही है, लो वोल्टेज वाइंडिंग से जो फ्लक्स निकल रही है वो वापस से हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ही तो लिंक कर रही है। तो एक वाइंडिंग से निकली फ्लक्स दूसरी वाइंडिंग को लिंक कर रही है, तो ये लीकेज फ्लक्स भी किस में बदल जाती है, ये लीकेज फ्लक्स भी यूजफुल फ्लक्स में बदल जाती है, इसीलिए लीकेज फ्लक्स कम हो जाता है। टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स, इसको बोलते हैं इंटरलीविंग ऑफ द वाइंडिंग, इसी को बोलते हैं इंटरलीविंग ऑफ द वाइंडिंग। ये चीज़ आया समझ में तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। यहाँ पे भी देखिए फ्लक्स जो भी लीक करेगी वो सीधे हाई वोल्टेज से लीक कर रही है, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग से जाके लिंक कर रही है। ठीक, तो ये लीकेज फ्लक्स नहीं कहलाएगी, यूजफुल फ्लक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कूलिंग इज मोर इकोनॉमिकल फॉर वेरी लार्ज ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ रेटिंग 100 MVA। तो कौन सी कूलिंग मेथड सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है उन ट्रांसफॉर्मर्स के लिए जिनकी रेटिंग 100 MVA से ज़्यादा है? तो ये होता है ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड, ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड। ठीक, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड मेथड जो है वो 60 MVA, 60 MVA तक यूज़ किया जाता है। ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल ये यूज़ किया जाता है अप टू 30 MVA तक। ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड ये मुझे याद नहीं है, ये 100 MVA तक। ठीक, ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड आपको बताना है कि ये कितने MVA तक काम करता है, ये कितने MVA तक यूज़ किया जाता है। ठीक, चलिए ये लगभग शायद 15 MVA तक होता है, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है कंफर्म, 15 MVA तक होता है। एक बार देख लीजिएगा फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या है इसका सही आंसर। कौन सा एक्सप्रेशन सही है इंड्यूस्ड EMF ऑफ ट्रांसफॉर्मर के लिए? तो इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू 4.44 F⁵N, N1 बोल दीजिए, N1 दिया गया है ना, तो E इज इक्वल टू 4.44 F⁵N1⁵। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स होती है। सही है, आगे बढ़ते हैं। द लोड ऑन अ ट्रांसफॉर्मर चेंजेस एवरी डे, जो ट्रांसफॉर्मर का लोड है वो हर दिन बदलता रहता है, विथ अ डेली प्रोडक्शन ऑफ 120 kWh एंड अ क्यूमुलेटिव लॉस ऑफ 5 kWh, व्हाट इज द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर? तो अगर डेली प्रोडक्शन है 120 kWh का और क्यूमुलेटिव लॉस है 5 किलोवाट का, तो ऑल डे एफिशिएंसी कितनी होगी? तो देखिए ऑल डे एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट इन किलोवाट आवर फॉर 24 आवर्स इनपुट इन किलोवाट आवर फॉर 24 आवर्स। तो इसको बोल देंगे आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉस इंटू 100। तो आउटपुट हमारा है कितनी एनर्जी दे रहा है, 120 किलोवाट आवर, 120
अपॉन 120, लॉस कितना है 5 किलो वाट आवर का, इंटू 100, तो हमें मिल जाएगा 96%। 96% इज द राइट आंसर। सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें या 30-30 क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाऊं? तो चलिए 30-30 क्वेश्चन का ही मैं वीडियो बनाता हूं। इसको आउटपुट लोड बोला जा रहा है ना, डेली प्रोडक्शन ऑफ 120। ध्यान से देखिए, ये जो है ये है आपका आउटपुट एनर्जी और ये है लॉसेस। ठीक, चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।